हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे मानव शरीर संरचना का विस्तृत परिचय, है ना। तो इंट्रोडक्शन टू द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर 2 है, जीएनएम में जो आता है ना। तो आइए फर्स्ट हम जान लेते हैं कि जो हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं, है ना। तो अगर देखते हैं तो फर्स्ट जो स्कल होता है, ऊपर की बोन्स को बोलते हैं हम लोग क्रेनियम। देन जो जॉ की होती है, जिसको जबड़ा बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैंडिबल। देन क्लेविकल होती है आपकी, जिसको बोलते हैं कॉलर बोन, ठीक है। ये क्लेविकल जो आगे निकली होती है, कॉलर बोन जिसको बोलते हैं। स्टर्नम हो गया, जिसको चेस्ट की ये फ्रंट ये साइड के चेस्ट की बोन्स बोलते हैं। देन ह्यूमरस हो गई है, जो ये हमारे हाथ की अपर आर्म की बोन्स है। देन रिब्स, जिनको आप जानते हैं पसलियाँ होती हैं। देन लंबर वर्टेब्रा, ओके। देन अल्ना, अल्ना होती है आपकी फोर आर्म की, जो आगे की भुजा होती है, उस भुजा में जो अंदर साइड में जो बोन्स होती हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे मीडियल साइड की, उसको बोलते हैं अल्ना। और जो बाहर साइड की होती है उसको बोलते हैं रेडियस, ठीक है। देन आता है आपका प्यूबिस, है ना। प्यूबिस जो होता है ये हिप बोन में आती है, ठीक है, इस बोन को प्यूबिस बोलते हैं। देन कार्पल्स होता है, जो कि हाथों की बोन्स होती हैं, ठीक है। दो मेटाकार्पल्स होते हैं, वो हाथों में उंगलियां साइड जो आगे आ जाती हैं, ठीक है। उंगलियों को एक तरीके से उंगलियों के जस्ट ऊपर वाली जो बोन्स होती है उसको बोलते हैं मेटाकार्पल, ओके। देन हाँ इस्चियम, इस्चियम भी बोन जो बिल्कुल जहाँ पे हम लोग बैठते हैं, तो जो हिप की बोन नीचे सपोर्ट करती है वो इस्चियम बोन्स होती है ना। देन फीमर, जो लॉन्ग बोन होती है अपने बॉडी की, थाई बोन जिसको बोलते हैं उसको फीमर बोलते हैं। पटेला, जिसको बोलते हैं कटोरी। और फिबुला जो बोन्स होती है ये होती है पैर की आउटसाइड, जो लेटरल साइड होता है, तो लेटरल साइड बोन होती है फिबुला। और जो मीडियल साइड होती है होती है टिबिया, ना। अब जो मेटाटार्सल और फैलेंजेस, फैलेंजेस हो गए पैर की उंगलियां हो गई, इनको फैलेंजेस बोलते हैं। मेटाटार्सल्स हो गए जो इसके पीछे की जो बोन्स हो गई, ठीक। अब इसको ये इंटीरियर हो गया, जो आपका स्ट्रक्चर है ये वाला इंटीरियरली है, ये वाला, है ना। अब जो पोस्टीरियर साइड से हम लोग देखेंगे, पोस्टीरियर साइड में किस तरीके से क्रेनियम बोन अभी जो इसमें इंटीरियरली दिखाई गई थी, ठीक है। क्लेविकल बोन कहाँ से अटैच्ड होती है, क्लेविकल वर्टेब्रा है, ओके। ये लंबर वर्टेब्रा भी आया है। इसका मैंने स्पाइन का एक अलग से ही वीडियो पहले बनाया था, जिसमें ये बताया गया है कि स्पाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कौन कौन सी वर्टेब्रा के उनके नाम होते हैं, ठीक है। देन स्कैपुला, जो पीछे के इसको बोलते हैं शोल्डर ब्लेड, स्कैपुला स्मोन्स को बोलते हैं, ह्यूमरस पढ़ लिया है। थोरेसिक वर्टेब्रा जो होती हैं ये सर्वाइकल के बाद आती हैं, ठीक है। देन रेडियस और अल्ना के बारे में पढ़ लिया है, इलियम भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब आता है सैक्रम, ठीक है। सैक्रम बोन होता है, ये भी स्पाइन का ही एक पार्ट होता है। तो इसको भी मैंने प्रीवियस जो वीडियो है उसमें बता दिया था मैंने, ठीक है। अब आती है कॉकिक्स बोन, जो होती है बिल्कुल बोलते हैं टेल बोन, है ना, टेल बोन जिसको बोलते हैं। देन फैलेंजेज आता है, जो पढ़ चुके हैं पहले, ये हाथ की उंगलियां होती हैं, इनको बोलते हैं फैलेंजेस। फीमर भी पढ़ लिया है, जो सबसे लॉन्ग बोन होती है अपने बॉडी की। फिबुला पढ़ चुके हैं, लेटरली होती है। एंड टिबिया जो होती है मीडियली साइड में होती है। टार्सल्स जिनको बोलते हैं हम लोग एंकल के जो बोन्स होती हैं उनको बोलते हैं टार्सल्स, ठीक है। देन अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड स्लाइड। तो कुछ इसमें टर्म्स दी गई हैं जिनको हम लोग हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आना चाहिए, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम को बोलते हैं कंकाल तंत्र। अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को बोलते हैं उपांगीय कंकाल तंत्र। देन एक्सियल स्केलेटल सिस्टम को बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। मस्कुलर सिस्टम को बोलते हैं पेशीय तंत्र, पेशियाँ जिसको बोलते हैं मसल्स को, ठीक है। इंटेग्यूमेंट्री को बोलते हैं त्वचीय, त्वचा का जो होता है, इस सिस्टम को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ओके। देन एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो अंतःस्रावी तंत्र होता है, एक तरीके से जो अंतःस्रावी मतलब अंदर जो स्राव कर रहा है, रिस रहा है, जो बह रहा है एक तरीके से हार्मोन, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जो उसको सर्कुलेट करता है, ठीक है। देन आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको हृदय परिसंचरण तंत्र कहते हैं। देन लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, जिसको लसिका तंत्र कहते हैं, जहाँ पर ब्लड लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो ट्रेवल होते हैं उसमें, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसको बोलते हैं श्वसन तंत्र, सांस लेते हैं जिसमें। डाइजेस्टिव, जिसमें हम पाचक तंत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो जनन तंत्र होता है,
सेंसरी सिस्टम होता है, जो संवेदी तंत्र होता है, हम सेंस करते हैं किसी चीज़ को। देन सेल्स पता है, टिश्यू इसको बोलते हैं, और कोशिका बोलते हैं, टिश्यू को बोलते हैं ऊतक, है ना। देन आता है मीटोसिस और मियोसिस, है ना, ये दो टर्म्स होती हैं। तो मियोसिस को बोलते हैं हम अर्ध समसूत्री विभाजन या अप्रत्यक्ष विभाजन, ठीक है। और जो मियोसिस होता है इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन या प्रत्यक्ष विभाजन। इन सब के बारे में अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। देन साइटोप्लाज्म होता है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ये जब सेल्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसको बताया जाएगा उसमें। देन न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं हम केंद्रक, और न्यूक्लियोलस होता है जिसको बोलते हैं केंद्रिका, ओके। देन सेल मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं कोशिका कला या प्लाज्मा कला, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसको बोलते हैं अंतः प्रदैवीय जालिका, ठीक है। सीक्रेशन श्रावण, जो मतलब एक तरीके से स्राव होता है, किसी चीज़ का बहाव होता है, उसको सीक्रेशन बोलते हैं। क्रोमोसोम्स हो गया, जो गुणसूत्र हैं हमारे, जैसे कौन सा क्रोमोसोम मिल के मेल को डिसाइड करता है या फीमेल को डिसाइड करता है, ये सब चीज़ें आगे पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। देन ग्रेनुअल्स होते हैं, कण जिनको बोलते हैं। सेल डिवीजन होता है, जो कोशिका का विभाजन। देन आपका एपियो न्यूरोसिस होता है जिसको बोलते हैं कंडरा कला या कंडरा तंतु। देन है एक्सोक्राइन ग्लैंड जिनको बोलते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ। देन ग्लैंड्स जिनको ग्रंथि बोलते हैं। म्यूकस होता है आपका श्लेष्मिका, और म्यूकस सेल्स होती हैं श्लेष्मिक कोशिकाएँ। टेंडन्स जिनको बोलते हैं हम कंडराएँ, ठीक है। टेंडन्स को, फाइबर को, कार्टिलेज को, इनको मैं बताऊंगा, ठीक है। जॉइंट में ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टेंडन की, है ना, तो मान लीजिए एक बोन ये हो गई है और एक बोन मान लो ये हो गई है, ठीक है। अब इन बोन्स को एक तरीके से ये जो लिगामेंट अटैच कर रहे हैं, पहली बात दोनों आपस में दोनों बोन्स को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो जाते हैं लिगामेंट, ठीक है। ये आपके लिगामेंट हो गए, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अगर कि टेंडन क्या होते हैं, ठीक है। तो जो मांसपेशियां अटैच होती हैं इस बोन में, यहाँ से मांसपेशियां भी हैं, सपोज दैट ना, ये मांसपेशियां हैं, ये मांसपेशियां हैं, ये भी बोन आई है तो यहाँ पे भी सपोज दैट मांसपेशियां हैं ना। तो जो मांसपेशियों का लास्ट पार्ट होता है जो अटैच होता है बोन में चिपकता है ना, इनको बोलते हैं टेंडन, ठीक। तो लिगामेंट क्या है, टेंडन क्या है। अब फाइबर क्या है, ये भी तो है ना। तो फाइबर जो होता है ये मसल्स में बीच में फाइबर होते हैं, यही जब आपस में बिल्कुल मिल जाते हैं तब एक मसल्स का निर्माण होता है ना। तो समझ में आ गया टेंडन्स, फाइबर्स एंड कार्टिलेज क्या क्या होता है। और बोन्स पता ही है आपको, ये बोन्स हो गई, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में ही सब कुछ डिटेल में आगे पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो होता है आपका कार्टिलेज के बाद सुपरफिशियलिस, जिसको बोलते हैं ऊपरी सतह, या मतलब जो सतह होती है एक तरीके से। देन सेंट्रियोल्स होते हैं जो तारक केंद्रक होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, ये सब जो है सेंट्रियोल्स वगैरह, ये सब सेल्स में पाए जाते हैं, कोशिका में। देन कनेक्टिव टिश्यू है जिसको संयोजी ऊतक बोलते हैं। देन मस्कुलर टिश्यू है उनको पेशीय ऊतक बोलते हैं। नर्वस टिश्यू तंत्रिका ऊतक। हाइलेन कार्टिलेज जिसको बोलते हैं काचाव। देन सीरस मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं सीरिमी कला, ठीक। तो ये आपका सेकंड स्लाइड हो गई। अब आते हैं कि इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं कि ये जो डिटेल में जो ह्यूमन स्ट्रक्चर है उसको हम जानना चाहिए कि ये कैसे बनता है, ठीक है, किस किस तरीके से इसमें प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो हिंदी में भी अगर जिसको कुछ इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो मुझको एक बार कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इंग्लिश बेटर है आपके लिए या फिर हिंदी बेटर है, क्योंकि मैं दोनों कंबाइन पढ़ा रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश में ही, है ना। तो डिस्कस करते हैं कि जो मानव शरीर है तो ये एक जटिल संरचना होती है, ठीक है। और यह कई सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन इकाइयों को सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। और मानव शरीर क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई, कोशिका तथा बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक तथा ऊतकों के समूह द्वारा अंगों का निर्माण होता है। और प्रत्येक अंग अपना अपना कार्य करते हैं तथा एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं एंड मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में योगदान करते हैं। और शरीर में बहुत से अंग एक सा कार्य तथा संबंधित कार्य करते हैं, इन्हें सामूहिक रूप से तंत्र कहते हैं, ठीक है।
और मानव शरीर में कई प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं जिनका कार्य विभिन्न प्रकार का होता है। अब समझ में आ गया। एक हम अगर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारे शरीर का निर्माण होता है, तो हम अगर बात करते हैं कि एक एटम हो गया, जो सबसे छोटी यूनिट है ना, एटम से आपकी एक तरीके से सेल्स का निर्माण हुआ, सेल से आपका टिश्यू बना, है ना, टिश्यू से जब बहुत सारे टिश्यू बन जाते हैं तो एक तरीके से एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, है ना। और जब ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन क्या करता है, एक तरीके से हमारी बहुत सारी जब ऑर्गन मिलके एक तरीके से सिस्टम बनाते हैं तो एक तरीके से एक बॉडी का निर्माण होता है या फिर एक सिस्टम का निर्माण होता है, ठीक है। और सिस्टम जब बन जाता है तो एक तरीके से पूरी बॉडी फंक्शन के लिए तैयार होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी प्रोसेस होती है। अब क्या होता है कि जो सिस्टम बनते हैं, सिस्टम को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से सिस्टम होते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आ गया ना कि एक तरीके सूक्ष्म इकाई मतलब सेल्स से मिलकर बना होता है, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, कौन से जीवन की या लाइफ की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो दिस इज़ द सेल। सेल इज़ द ओनली स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी या लाइफ, है ना। तो अब इसमें भी देख लीजिएगा कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है, तथा ऊतक जिसको बोलते हैं टिश्यू, सेल्स देन टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, अंगों का निर्माण हुआ, ठीक है। देन एवरी ऑर्गन, जो भी प्रत्येक अंग होता है वो अपना एक अलग उसका कार्य होता है या फिर वो कंबाइंड मिलके कार्य करते हैं साथ में, है ना। बट उनका एक सिस्टम डिवाइड हो जाता है। समझ लो एक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, एक आपका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम हो गया है ना। देन आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया है। तो ये सिस्टम के बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। तो स्केलेटल सिस्टम में सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, अस्थियाँ, जोड़ तथा उपास्थियाँ, समझ में आ गया ना, जिसमें आपकी बोन्स एंड जॉइंट, ठीक है। बस ये चीज़ें पाई जाती हैं कौन से में, कंकाल तंत्र, जिसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। इसमें जितने भी बोन्स हैं एंड जॉइंट्स हैं इसमें सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, एक तरीके से ये बॉडी को, फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, है ना, बॉडी का निर्माण करने में सहायक होती है, ठीक है। तो एक तरीके से डिस्कस करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, स्ट्रक्चर को डेवलप करने में, है ना, एक तरीके से आकार को, ढांचा बनाना और स्ट्रक्चर को बनाने में एक तरीके से ये शरीर का जो शरीर का ढांचा होता है, तो बोन्स ही मोस्टली डिसाइड करती हैं किस तरीके का ढांचा होना चाहिए। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई चौड़ा है। अगर उसकी बोन्स चौड़ी हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा ही चौड़ा दिखेगा। तो ये डिसाइड करती हैं कि हमारे बॉडी की आकृति या आकार किस तरीके से होगा। और जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन जो होते हैं या फिर इंटरनल ऑर्गन, सब इंटरनल्स होते हैं, तो ये क्या करता है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है ये उनको एक तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो इट्स प्रोवाइड सेफ्टी, ओके। अब इसके फंक्शंस हम देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो जो कंकाल तंत्र है, इसके फंक्शन, पहला है कि कंकाल तंत्र शरीर को आकार व आकृति प्रदान करता है, बता चुका हूँ मैं। देन शरीर के कोमल अंगों को बाहर आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है ना। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम द आउटसाइड या फॉरेन अटैक या फॉरेन इंजरी, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरीके से बाहर कोई इंजरी हो रही है तो और अंदर ऑर्गन को चोट नहीं पहुँचाने देता है, ठीक है। देन शारीरिक गति में सहायक होता है, मोबिलिटी में हेल्प करता है हमारा जो स्केलेटल सिस्टम होता है। देन पेशियों को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है। अभी मैंने बताया था कि जो मसल्स है, ठीक है, मसल्स इसमें जुड़ती हैं, पेशियाँ बोलते हैं मसल्स ना, इसको बोलते हैं पेशियाँ। तो पेशियाँ या मसल्स इसमें जुड़ती हैं। तो जब जुड़ती हैं तो उस लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था, उसको बोलते हैं टेंडन, ठीक है। तो याद रखना ऐसे। अब इसके सारे जो पार्ट्स हैं,
वो भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। स्कल क्या है, ऑर्बिटल कैविटी क्या क्या होती है, ठीक है। आँखों के जो चारों तरफ आँखों को एक तरीके से अंदर रखती है। आँख भी एक ऑर्गन है, आई इज़ द ऑर्गन, ओके। तो ऑर्गन जहाँ पे सिचुएटेड होता है तो उसको कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्बिटल कैविटी हो गई, देन नेसल कैविटी होगी जहाँ पे नाक होती है, ठीक है। सर्वाइकल वर्टेब्रा पढ़ चुके हैं, क्लेविकल पढ़ चुके हैं, शोल्डर ब्लेड पढ़ चुके हैं, रिब्स, ठीक है। मेनोब्रम स्टेनाई ये भी पढ़ चुके हैं, स्टेनम जिसको बोलते हैं, ये बॉडी ऑफ द स्टेनम, ठीक है। देन जिफॉइड प्रोसेस ये होता है, सबसे लास्ट पार्ट होता है आपके जो स्टेनम होता है, ठीक है। देन लंबर वर्टेब्रा, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, विशियम, कार्पस, मेटाकार्पस, डिस्टल फेलेमस, फीमर, पटेला, प्यूबियस, कॉकेक्स, सैक्रम, इलियम, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट हुआ करे तो मुझको एक बार आप ग्रुप में ही मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसी में ही मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अपना एक्स्ट्रा नंबर इसमें शेयर कर दूंगा, या फिर आपको मैं टेलीग्राम चैनल आपको भेज दूंगा, जिसमें आपको जो भी कुछ डिटेल चाहिए होता है उसमें मैं भेजता रहता हूँ, तो कुछ उनसे भी आप अपडेट रहिएगा, ठीक है। ओके, देन डिस्कस करते हैं जो दूसरा सिस्टम है, इसको बोलते हैं हम लोग मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। मस्कुलर अभी पढ़ा था, मसल्स क्या होती हैं, एक तरीके से जिसको बोलते हैं पेशियाँ, है ना। तो पेशीय तंत्र को हम पढ़ते हैं, तो यह तंत्र कई प्रकार के पेशियों से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी मसल्स, ठीक है। अब मसल्स भी कई तरह की होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती है। स्केलेटन को बोलते हैं कंकाली की पेशियाँ, और स्मूथ होती हैं जो चिकनी होती हैं, और हार्ट के लिए कार्डियक मसल्स यूज होती है, ठीक है। तो ये जो पेशीय तंत्र शरीर के विभिन्न जोड़ों में गति में सहायक है। अस्थि एवं पेशीय तंत्र मिलकर कई प्रकार की गतियों में भाग लेते हैं, समझ में आ गया। बोन्स एंड मसल्स बोथ आर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन फंक्शंस ऑफ द बॉडी, गॉट इट। तो अब डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या क्या होते हैं किसके, मसल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम के। तो ये क्या करता है, एक मोबिलिटी प्रोवाइड कराता है बॉडी को, गति में सहायक है, चलने फिरने में हेल्प करता है मसल्स, और बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रखता है, या बॉडी को हमारे गर्म बनाए रखता है। तो इसके लिए हमारी मसल्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। देन थर्ड जो सिस्टम है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं त्वचीय सिस्टम, त्वचीय सिस्टम है ना, एक तरीके से जो हमारी चमड़ी है इसका सिस्टम। तो इसका भी बहुत 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 बड़ा इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। इस तंत्र में आपके हेयर, आपके नेल्स और ऑयली ग्लैंड्स जो होती हैं एंड वाइट ग्लैंड्स जो होती हैं, ठीक है, जिसको स्वेट ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं, है ना। तो ये इसमें कंबाइंड मिली होती हैं, ठीक है। तो इस इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में एक तरीके से बाहरी आवरण जो होता है, ठीक है, तो ये बाहरी आवरण एक तरीके से अपर साइड में होता है, मतलब हमेशा सुपरफिशियलिस होता है, ऊपरी साइड में होता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि जो भी बाहर से कुछ भी अगर बॉडी में अटैक होता है, इन्फेक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो ये रोकने के लिए हेल्प करता है कि अंदर कुछ प्रॉब्लम ना हो पाए ऑर्गन्स में। तो ये एक अच्छा हेल्प करती है, क्योंकि आपके नाखून बढ़ रहे हैं, आपके हेयर्स बढ़ रहे हैं, हेयर्स भी बढ़ेंगे, अंदर कुछ इन्फेक्शन ना जाने पाए, नाखून भी बढ़ रहे हैं, ताकि जो बिल्कुल लास्ट पार्ट ऑफ द नेल्स हैं वहाँ पे भी इन्फेक्शन ना होने पाए, है ना। कुछ आपकी ऑयली ग्लैंड है, उसके बाद स्वेट ग्लैंड है जो पसीना आता है, तो एक तरीके से टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। बॉडी गर्म है तो ठंडा करने के लिए वो स्वेटिंग होगी, है ना, तो धीरे 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 करके नॉर्मल हो जाएगा आपका बॉडी जो है ना। अब इसके हम फंक्शंस डिस्कस करते हैं। तो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो इट्स प्रोवाइड सेफ्टी फॉर इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम आउटसाइड अटैक, ठीक है। देन है मानव शरीर के तापमान का नियमन, इट्स मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ओके। देन उत्सर्जी अंग के रूप में काम करना, ओके। एक जो सुपरफिशियलिस होता है तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी को, ठीक है। देन विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है। सबको पता है कि स्किन में ही, हमारी चमड़ी में ही विटामिन डी एब्जॉर्ब होती है। स्किन जो सनलाइट गई
और इसमें रेज गई हैं तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद फिर विटामिन डी को ये एक तरीके से प्रोसेस करके सिंथेसाइज करके फिर जाके ये ब्लड में मिक्स करके आपको भेजता है पूरे सिस्टम में, है ना। तो स्किन एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसी को बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, जिसको फोर्थ सिस्टम है, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जो नर्वस सिस्टम है ये भी सब लोग जानते हैं कि जो ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। तो चौथा नंबर आ गया आपका नर्वस सिस्टम। तो जो मानव शरीर में विभिन्न अंगों तथा उनके भागों की क्रियाओं का नियंत्रण तथा सुचारू करने वाला तंत्रिका तंत्र कहलाता है, ठीक है। हमारे जो बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं एंड उसके जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, है ना, मैसेज देना, है ना, तो उसका काम होता है ये नर्वस सिस्टम करते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम से ही ये सब चीज़ें होती हैं। अब नर्वस सिस्टम में होता क्या क्या है आपका, इसमें ब्रेन हो गया है, ठीक है, बोन मैरो हो गया है, मेरुरज्जु जिसको बोलते हैं, एंड कुछ ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जैसे आपका आई एंड ईयर, है ना। तो ये क्या करती हैं, ये किसी भी चीज़ को भांप लेती हैं। आँखों से ही बहुत सारी चीज़ों को हम लोग फील कर सकते हैं और उसके मतलब इमोशंस को हम समझ सकते हैं, है ना। तो ये नर्वस सिस्टम में मैसेज जा रहा है डायरेक्टली, तो एक तरीके से तभी तो नर्वस सिस्टम काम कर रहा है प्रॉपर, है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। तो जो फंक्शन है इसके नर्वस सिस्टम में वो क्या क्या होते हैं। तो फंक्शंस की बात करते हैं तो शरीर के समस्त अंगों के आंतरिक एवं बाह्य वातावरण के परिवर्तन के अनुसार समन्वय बनाए रखना तथा तंत्रिका आवेगों का संवहन करने में सहायता प्रदान करता है। इंटरनल ऑर्गन है प्लस आउटसाइड जो ऑर्गन है, मान लो हाथ है, उंगलियां हैं, पंजे हैं, है ना, इनका एक तरीके से कंट्रोल कर रखना ताकि और अंदर एक दूसरे से बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बना के रखना कि इंटरनल ऑर्गन और बाहरी जो ऑर्गन है उन दोनों में जो कोऑर्डिनेशन होगा तो बॉडी वेल फंक्शन करेगी, है ना। और जो नर्व का इम्पल्सन है, एक तरीके से इम्पल्स जो जनरेट होती हैं उनको पूरी तरीके से एक दूसरे में मैसेज ईजिली पहुंचाना, ये नर्वस सिस्टम में काम होता है। देन है शरीर की मुख्य क्रियाओं को नियमित तथा नियंत्रण करना। बहुत सारी क्या ऑलमोस्ट सभी प्रक्रियाएँ जो होती हैं बॉडी में ये नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। देन संवेदी अंगों से संदेश प्राप्त करके विश्लेषण करना, है ना। कोई भी मैसेज गया, हमने हमारे हाथ में, पैर में ही कहीं पे भी अगर पिन चुभ गई तो वहाँ तक मैसेज ब्रेन तक पहुँचता है। फिर ब्रेन को मैसेज पहुँचने के बाद ब्रेन रिफ्लेक्ट करता है तुरंत कि अगर वहाँ से हम हाथ या पाँव को हटा लें क्योंकि लग रहा है, पेन हो रहा है, तो वो कमांड करता है। तब जाके मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो मैसेज को ले जाकर और एक्शन लेते हैं फट से। सेंसरी तो सेंस करके पहुँचा दिया ब्रेन में, तो सेंसरी और मोटर दो तरीके की नर्व्स होती हैं। आगे बाद में मैं डिस्कस करूँगा इस मामले में, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है, ठीक है। जो सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम से दिखाया गया है डिटेल एक बार ओवरव्यू है, ये एक तरीके से परफेक्ट नहीं है बट ओवरव्यू दिखाया गया है कि सेरेब्रम है। उसके बाद सेरेबेलम होता है, ठीक है, जो कान के पीछे साइड में होता है। देन आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, जो पूरी यहाँ तक लंबी लंबी आ रही है, इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। देन इसके चारों तरफ जो ये निकली हुई है ना, ये नर्व्स हैं, ठीक है। अब इस नर्व्स में भी ये जो नर्व आई हैं इनके अलग अलग नाम है। इंटरकोस्टल नर्व जो मतलब पसलियों के बीच में जाती हैं। देन रेडियल नर्व जो आपकी ये हाथों तक, पूरे उंगलियों तक जा रही हैं। मीडियन नर्व, अल्नर नर्व, ये पूरे आर्म की नर्व्स हैं, ठीक है। देन लंबर प्लेक्सस होता है जो पूरा लोअर पार्ट में बॉडी में जाता है। देन ब्रैकियल प्लेक्सस होता है जो कि पूरा हाथ में आता है, ठीक है। और लंबर प्लेक्सस में भी सियाटिक नर्व आती है। और आपका ब्रैकियल प्लेक्सस की अगर नर्व्स की बात करें तो उसमें मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व ये सब आती हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे। और जो ये कॉमन पेरोनियल नर्व हो गई, आपकी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व हो गई, ये सब आती हैं आपकी लंबर प्लेक्सस में जो नर्व्स आती हैं, ठीक है। इस तरीके से नर्वस सिस्टम है। देन है आपका नेक्स्ट जो है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको बोलते हैं एक तरीके से हार्मोन सीक्रेट करने वाली जो ग्रंथि होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक तरीके से, इस तंत्र में हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां सम्मिलित होती हैं। इस प्रकार की ग्रंथियां रक्त एवं लसिका में अपने स्रावों का विसर्जन करती हैं। मतलब इन ग्लैंड से या ग्रंथि से जो भी हार्मोन सीक्रेट होता है वो सीधा ब्लड में जाता है,
एंड आपका ब्लड के बाद जो लिम्स हो गए हैं उनमें पहुंचता है, ठीक है। और ये जो ग्रंथियां होती हैं ये एक तरीके से, इसमें कोई तरीके से नलिका नहीं होती है, मतलब एक जैसे सोचो कि एक नाली बनी हुई, एक ट्यूब पड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसी कारण इसमें बनने वाला रस सीधा रक्त में पहुंच जाता है, ठीक है। समझ आ गया ना कि कोई भी इसमें नाली नहीं होती है या कोई पाइप नहीं निकला होता है कि भाई एक तरीके से हार्मोन निकला और वो पाइप के थ्रू बाहर आया, नहीं। वो होता है, ऐसा सिचुएटेड होता है कि डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होता है, तो डायरेक्ट वो ब्लड में सीधा हार्मोन पहुंचता है, ठीक है। और जिसमें हो गई आपकी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस हो गई है, अधिवक्र ग्रंथि हो गई है, आपके अग्नाशय, डिम्ब ग्रंथियाँ एंड शुक्र ग्रंथियाँ, ठीक है। इनको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं हम लोग। पीनल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये आपकी कहाँ हो गई, ब्रेन में। देन आपकी हो गई थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो कि गले में होती है। देन थाइमस ग्लैंड होती है जो बिल्कुल छाती में साइड में होती है। देन पेनक्रियाज भी, इट्स ऑल्सो ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड जो कि हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं ये सब। देन आपका मेल एंड फीमेल की बात करें तो मेल में आपका टेस्टिस हो गया और फीमेल में ओवरीज हो गई हैं। दिस इज ऑल्सो अ अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम सब जानते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र, या फिर एक तरीके से हार्ट में किस तरीके से रक्त का आदान प्रदान होता है, ठीक है, या हार्ट से किस तरीके से पूरे शरीर में रक्त का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इस तंत्र में रक्त, जिसमें हृदय मतलब ब्लड, हार्ट एंड हार्ट की वेसल्स, ठीक है, जिनको बोलते हैं धमनियाँ, है ना, एक तरीके से वाहिनियाँ सम्मिलित होती हैं, ठीक है। तो ब्लड हो गया है, देन हार्ट हो गया है और उसके बाद वेसल्स हो गई, तो इसका कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कुछ आर्टरी और कुछ वेन्स होती हैं। सबको पता है कि आर्टरी जो होती है ना, आर्टरी में क्या होता है कि प्योर ब्लड चलता है, ठीक है, प्योर ब्लड ट्रेवल करता है, ठीक है। और जो वेन्स होती है हमारी, है ना, वेन्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि जो गंदा खून है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, ठीक है, ट्रेवल करता है। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जुगुलर वेन्स होती हैं जिनमें एक तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। वेना कावा दो तरीके का होता है, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। जब हार्ट का डायग्राम आगे पढ़ेंगे तो उसमें सब चीज़ें हैं, ये किस तरीके से हार्ट फंक्शंस करता है, बाकी डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू लेते जाइए आप लोग, ताकि थोड़ा सा नॉलेज में रहे ये सब चीज़ें। देन कैरोटिड आर्टरी, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिल्कुल प्योर ब्लड चलता है। देन आर्च ऑफ द एरोटा, एक तरीके से एरोटा एक ऐसा वेसल्स हैं या फिर हमारी जो धमनियाँ हैं जो हमारे पूरे बॉडी को ही ब्लड वहाँ से जाता है, ठीक है, सर्कुलेट होता है। देन पल्मोनरी वेन्स हो गई हैं, लंग्स में जो हमारा ब्लड वेन्स आती हैं हार्ट तक, तो उनको पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। देन ब्रेकियल आर्टरी है जहाँ पर प्योर ब्लड जाता है। हिपैटिक आर्टरी है, ठीक है, जो कि आपका स्टमक में पूरा ब्लड की सप्लाई आती है, वहाँ से वापस हार्ट तक जाती है, सॉरी, है ना। देन आपका कॉलिक प्लेक्सस हो गया है। देन आपका इंफीरियर वेना कावा और फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी, है ना। इस तरीके से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। अब इसके फंक्शंस की बात करते हैं, तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो ये क्या करता है हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है कि रक्त ऑक्सीजन पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। समझ में आ गया। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन होती है और इस ऑक्सीजन को हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है हर जगह, और ब्लड के थ्रू ही ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचती है और फिर वहाँ से CO2 आती है और वो लंग्स में एक्सचेंज होकर CO2 बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर इनटेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में और बताया जाएगा, ठीक है।
देन हृदय की सहायता से रक्त संपूर्ण शरीर के उत्तम ऊतकों में पहुंचता है। समझ में आ गया? हार्ट के ही हेल्प से जब हार्ट एorta के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है तो ब्लड डायरेक्टली सीधा कहाँ जाएगा? आपके टिश्यू में जाएगा, जिसको बोलते हैं ऊतक। ठीक है, और टिश्यू से लेके पूरी सेल्स एक एक कोशिका तक ब्लड पहुंच जाता है। ठीक है, ऑलरेडी ब्लड भी एक सेल्स ही है। ठीक है, देन रक्त शरीर के तापमान और अम्ल एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन करता है। तो फंक्शंस पढ़ते जाइएगा, इनको नोट भी कर लीजिएगा। पहला है कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है और CO2 को पास आउट करवा देता है। ठीक है, देन ये क्या करता है कि एorta के थ्रू पूरी बॉडी में टिश्यू तक ब्लड पहुंचता है। ठीक है, आपका थर्ड है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है और एसिड बेस का बैलेंस्ड है उसको मेंटेन करता है। देन जो नष्ट रक्त वाहिनियों के पुनर्निर्माण में सहायक होता है। जो हमारी कुछ ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो डैमेज हो गई हैं उनको दोबारा से बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इस तरीके से हो गया आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी एक तरीके से क्या क्या चीज़ें आती हैं देख लेते हैं कि इस तंत्र में लसिका वाहिनियाँ, लसिका पर्व, ठीक है, लसिका उत्तक, थाइमस, प्लीहा एंड टॉन्सिल्स शामिल होते हैं। ठीक है, अब एक तरीके से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और हेल्प करते हैं कि हम कोई भी इन्फेक्शन को जल्दी से ग्रहण ना कर पाए बॉडी। तो इसका काम क्या होता है कि यह हानिकारक तथा सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करता है। ओके, जो भी हार्मफुल्स और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको ये ख़त्म कर देता है। एंड यह प्रोटीन तथा तरल पदार्थों को रक्त में वापस धकेलने में सहायक होता है। ठीक है, प्रोटीन से कुछ और परमिएबल जो मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ लिक्विड जो अंदर चला जाता है उसको भी वापस धकेलने में सहायक होता है लिम्फ सिस्टम। देन क्या है कि यह बाहरी हानिकारक पदार्थों तथा सूक्ष्म जीवाणुओं के रोकथाम में सहायक भी होता है। ठीक है, इसके फंक्शंस भी देख लीजिएगा जो लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस हैं। ठीक, अब लिम्फ कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा बहुत ये भी सब चीज़ें नॉलेज होंगी कि लिम्फ होते क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ भी होते पाए जाते हैं मोस्टली, है ना। तो सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं जो छोटी छोटी गांठें टाइप की होती हैं गर्दन में। जब फील करेंगे हम एक तरीके से गर्दन की मसल्स में तो ये लिम्फ फील कर जाते हैं हम लोग, है ना। देन पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं आपका थाइमस में, राइट लिम्फेटिक डक्ट है आपकी स्प्लीन में भी। ठीक है, देन आपका सिस्टर्ना शैली है, देन आपका थोरेसिक डक्ट है, देन इंगोइनल लिम्फ नोड्स है ना। अब नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है इसको बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब सांस लेने का सिस्टम, श्वसन तंत्र जिसको बोलते हैं। तो किस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वर्क करता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, लंग्स इंक्लूड होता है आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स एंड एयर सैक। हालांकि ऑलरेडी मैंने एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दोनों ही वीडियो अपलोडेड हैं ऑलरेडी, बट इसको और डिटेल में आगे जानेंगे तो कुछ ओवरव्यू लेने के लिए आप प्रीवियस जो कुछ वीडियोज़ हैं उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इतने सारे पार्ट्स आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, तो लंग्स हो गया, फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई होती हैं, एयर सैक होते हैं जिनको एल्वेलाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं एक तरीके से ऑक्सीजन का एक्सचेंज में सहायक करते हैं। ऑक्सीजन टू CO2, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, CO2 बाहर आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे कैसे आपकी नसल कैविटी हो गई, नाक जो सांस लेते हैं अंदर। देन फेरिंग्स हो गया जो एक तरीके से एक ढक्कन होता है यहाँ पर जो अंदर लिक्विड को जाने देना है कि नहीं जाने देने का, इसको ये सब चीज़ें कंट्रोल करता है। ठीक है, देन आपका लैरिंग्स हो गई जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जो आवाज़ हमारी आती है। देन आपका ट्रैकिया हो गया, ठीक है, जो विंड पाइप जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपकी ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स हो गए जो डिवाइड होते हैं एक लेफ्ट एंड राइट। देन जो लास्ट पार्ट होता है ये एल्वेलाई होता है। ठीक है, लंग्स पता ही है। तो इस तरीके से ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो ये बोलने में सहायक होता है क्योंकि इसमें लैरिंग्स इंक्लूड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को रक्त के साथ ले जाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में, क्योंकि लंग्स में यहाँ पर
डिफ्यूजन होता है, जब डिटेल में आगे पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। देन एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन रखता है। ठीक, इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। इसमें ऑर्गन कौन कौन से आ जाते हैं, ठीक है, उनको सब पता होना चाहिए। अब डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं पाचन तंत्र, इसमें भी कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, है ना। तो एक तरीके से ये प्रोसेस कैसे करता है ये भी देख लेते हैं कि इस तंत्र में वो सभी अंग सम्मिलित होते हैं जो कि भोजन को चबाने, पचाने और शोषण करने तथा शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निष्कासन करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि फर्स्ट मुंह हो गया है, और मुख ग्रसनी गुहा जिसको बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है, जिसको आपका फूड पाइप हो गया ग्रासनली, और अमाशय हो गया पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, यकृत व मलाशय, लिवर आपका एनस। ठीक है, अब इन ऑर्गन को नाम याद रखना, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, और इंग्लिश में भी सब चीज़ आना चाहिए। व्हाट इज़ यकृत, व्हाट इज़ मलाशय, व्हाट इज़ पित्ताशय, छोटी आंत एंड बड़ी आंत। ठीक है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस इसके क्या हैं, फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो भौतिक भोजन को भौतिक तथा रासायनिक रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। पहले मुंह में हम लोग चबाएंगे, थोड़ा सा जब छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा फूड का, देन वो अंदर जाएगा। उसके बाद उसके जो अच्छे पोषक तत्व हैं वो हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर जो वेस्ट मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से थोड़ा सा हम और भी देख लेते हैं कि माउथ हो गया है, टंग्स हो गई है, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस, देन स्टमक, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, देन रेक्टम, और लार्ज इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर एंड लिवर। दीज आर द organ or the parts of the body which include in the digestive system, and they play a very important role to digest any food and excrete out its waste material. Got it? Then discuss करते हैं हम urinary system. ठीक है, अब जो यूरिनरी सिस्टम है ये, इसमें किडनी आ गई, आपका यूरेटर आ गया है, यूरिनरी ब्लैडर आ गया है, वो यूरेथ्रा आ गया है। ठीक है, दोनों मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, एक तरीके से यह है तंत्र मूत्र के उत्पादन, संग्रहण तथा उत्सर्जन में सहायक होता है। ये क्या करेगा, एक तरीके से यूरिन को बनाएगा, उसको इकट्ठा करेगा, देन उसको आउट करेगा। ठीक है, तो आपका उसका किस तरीके से वो बना, ठीक है, किस तरीके से उसका प्रोडक्शन हुआ है, देन उसको किस तरीके से कहाँ पर स्टोर करके रखा जाता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया है, देन उत्सर्जन कहाँ से करते हैं, यूरेथ्रा। ठीक, अब क्या है इसमें और भी फंक्शन, इसमें क्या क्या है कि पानी तथा अम्ल क्षार संतुलन में सहायक होता है। ठीक है, वाटर में जो एसिड और बेस बैलेंस होता है ना, उसको ये बैलेंस करके रखता है। ठीक है, देन लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन में भी सहायक होता है। आपका जो यूरिनरी सिस्टम है, ये जो हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब जो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। ये है आपकी किडनी जिसको बोलते हैं गुर्दा। ठीक है, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। अब ये छोटे छोटे जो पार्ट दिखाए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे यूरिन एक तरीके से फिल्टर्स होता है, बनता है, फिल्टर होता है। ठीक है, उसके बाद रिनल पेल्विस, एक तरीके से इसकी जो लेयर दिखाई गई है हमारी किडनी की, देन आपका यूरेटर के थ्रू नीचे आई है, और ये आपका जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। ठीक है, और ब्लैडर में जब यूरिन स्टोर हो जाता है, उसके बाद जब ब्लैडर बढ़ने लगता है तो एक मैसेज ब्रेन को जाता है, और ब्रेन मैसेज भेजता है कि इसको आउट करना है, तो थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है, यूरिन पास आउट हो जाता है यूरेटर के थ्रू। ठीक है, अब आप आ गया है नेक्स्ट जो आपका है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको बोलते हैं प्रजनन तंत्र या जनन तंत्र। ठीक है, इसमें एक तरीके से मेल और फीमेल दोनों का डिफरेंस होता है अलग अलग। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं मेल्स में, तो शुक्र ग्रंथियाँ, वृषण, ठीक, एपिडिडाइमस, स्खलन वाहिनियाँ तथा शिश्न आदि सम्मिलित होता है। ठीक है, ये मेल में है। फीमेल की बात करते हैं तो योनि, गर्भाशय, डिम्ब वाहिनियाँ, डिम्ब ग्रंथियाँ आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब इनको इंग्लिश में भी
मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। इंग्लिश में अगर कोई बात करते हैं तो ओवरी, ठीक है, ये इसमें जो ये फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है। देन फिम्ब्रिया, सिग्मॉइड कॉलोन, ये पार्ट हैं कुछ जो कि हेल्प करते हैं आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देन यूट्रस हो गया, ठीक है, फॉर्निक्स जो यूट्रस का एक पार्ट है, सर्विक्स भी यूट्रस का पार्ट है। देन रेक्टम हो गया है, ठीक है, जिससे कुछ मल बाहर निकलता है। देन आपका वेजाइना हो गया है, ठीक है, जो ये एक तरीके से ओपनिंग ऑफ द या माउथ ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल, ठीक है। देन एनएस हो गया है, जहाँ से हम वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करते हैं, ठीक है। बर्थ होल्डिंग ग्लैंड्स होती हैं जो कि आपका यूट्रस में पाई जाती हैं। देन आपका लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा, ये मसल्स होती हैं आपकी यूट्रस की, ठीक है। देन यूरेथ्रा, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। देन है ऑल्सो ऑफ वेसिकल्स, देन क्लिटोरिस, जी स्पॉट, ये सब पार्ट हैं आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आनी भी चाहिए, क्योंकि अगर डायग्राम भी आता तो आपको बताना भी पड़ता है कि हाँ ये डायग्राम में ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में मेल्स का क्या काम, ये उग्मकों का उत्पादन करता है, ठीक है, एंड जनन में सहायक होता है तथा नई संतति के निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है हिंदी में, क्योंकि थोड़ा सा समझाना टफ होता है कभी कभी हिंदी में, बट फिर भी आना चाहिए सब चीज़ें। इसमें क्या क्या होता है, ब्लैडर होता है जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होता है, ये भी सेम वही ट्यूब होती है जो कि बोलते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। देन एपिडिडाइमस, ठीक है, टेस्टिकल्स हो गए हैं। देन पेनिस हो गया है, यूरेथ्रा हो गया है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। देन प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वास डिफरेंस तो बता ही दिया था, ठीक है। इस तरीके से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। देन हम डिस्कस करते हैं कि हमारा सेंसरी सिस्टम आता है नेक्स्ट। तो किस तरीके से हमारा सेंसरी सिस्टम काम करता है। सेंसरी मतलब सेंस करना है, किसी चीज़ को हम लोग आभास करना है या किसी चीज़ को हम लोग जानते हैं या उसके बारे में थोड़ा सा इंटरनली जो फीलिंग होती है ना, एक तरीके से कुछ एहसास होता है, उसको बोलते हैं सेंसरी। तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय सम्मिलित होती हैं, जो कि देखने, आई, सुनने, माउथ, बोलने, जीभ, है ना, चखने, स्वाद हो गया जीभ का। लेकिन संतुलन बनाए रखने में, बैलेंस्ड के लिए ईयर का भी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। महसूस करने तथा सूंघने में सहायक होता है, ठीक है। तो इनमें जो मेन ऑर्गन्स होते हैं आपका आई, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन, ठीक है। तो अब इसमें डिटेल में देखिए, आँख भी एक तरीके से सेंसरी ऑर्गन हो गया, क्योंकि सेंस करता है। ईयर भी आँखों को देखने में आँखें हेल्प करती हैं। कान जो होते हैं सुनने में हेल्प करते हैं। नोज़ सूंघने में, स्मेल के लिए। स्किन होती है टच करने में कि कौन सा मतलब टच है, आपका हार्ड टच है, नुकीला है, पैना है, सॉफ्ट है, कैसा है, तो ये स्किन का टच है, सेंस है। देन माउथ हो गया जो टेस्ट, जीभ, है ना। इस तरीके से हमारा ये सेंसरी ऑर्गन। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। आँखों द्वारा हम वस्तुओं को देखने का ज्ञान होता है। कानों द्वारा सुनने का एवं संतुलन बनाए रखने का कार्य होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी अगर आप लिख सकते हैं तो अच्छा है, ठीक है। आई इज हेल्प टू सी द ऑब्जेक्ट। देन ईयर ये ऑल्सो लिसन, सुनने के लिए हेल्प करता है। देन नाक जो होती है वो स्मेल करने के लिए, है ना, स्मेल कैसी है, स्मेल भी कई तरीके की होती है ना। देन जीभ स्वाद प्रदान करने में कि साल्टी है, कि आपका बिटर है, कैसा है, खट्टा है, तीखा है ना। अब उसके बाद त्वचा जो होती है, ठीक है, स्पर्श कैसा है, दाब है, ताप है, गर्म है, ठंडा है, पीड़ा हो रही है कि नहीं हो रही है ना, तो उसमें फंक्शन होता है सेंसरी सिस्टम का, ओके, ठीक। देन दूसरा लेक्चर हम डिस्कस करेंगे इसी में ही है, क्योंकि ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर में ही है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अगर इसको डिटेल में अलग से इसका लेक्चर बना दूंगा मैं, जिसमें सेल्स एंड टिश्यू का पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, है ना। फिर भी मैं थोड़ा सा भी डिटेल दे रहा हूँ कि टिश्यू होता क्या है एंड सेल्स क्या होती हैं, ठीक है। तो जो कोशिका होती है, तो ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो दिस इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ, है ना, एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ इज सेल, ठीक है।
और सेल्स का जो एक तरीके से खोज है किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में ही इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। और बताया गया सेल्स इज द क्रियात्मक, जिसको बोलते हैं फंक्शनल एंड संरचनात्मक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। बहुत सारी जब कोशिकाएं मिल जाती हैं तो बन जाती हैं टिश्यू, ठीक है। अब जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो एक तरीके से एक ऑर्गन, अंगों को निर्माण होता है, बॉडी के ऑर्गन। और जब ऑर्गन बहुत सारे एक सिस्टम से तैयार हो जाते हैं तो एक सिस्टम का निर्माण होता है, एक सही तरीके से लगे होते हैं तो एक सिस्टम बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सेल्स होती हैं और टिश्यू होते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसके लिए मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।